हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ऐसे प्रश्न होंगे बच्चों जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं 2017, 2016, 2013, 2012। उस समय प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम रहा करती थी। आज की तरह जो है वो 100 प्रश्न नहीं रहा करते थे। तो 13, 14, इसके बाद 15, 16 और 17 ये टोटल जो ईयर्स हैं, इन ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस जो है वो बिहार बोर्ड के द्वारा जो बायोलॉजी के प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं इस एकमात्र वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारा साथ इस वीडियो के अंत तक बना रहेगा और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुझे देख करके मुस्कुरा रहे होंगे। सबसे पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं बच्चों। और सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपके समक्ष है कि सबसे पहला प्रश्न है, देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि जब संतति की उत्पत्ति क्या होती है? तो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब वह अलैंगिक जनन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वह मुख्य रूप से ईस्ट में होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वह किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जो जनन है वह ईस्ट में होता है बच्चों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। और तीसरा प्रश्न है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 23 होती है। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न बच्चों। और चौथा प्रश्न है कि अंड प्रजक है। अंड प्रजक का मतलब हो गया कि अंड उत्पन्न कौन करता है प्रजनन के उपरांत? अंड प्रजक है। अंड प्रजक कौन है? तो अंड प्रजक मुर्गी है, सांड है, मगरमच्छ है या इनमें से सभी। तो मुर्गी भी जो है वो अंड उत्पन्न करती है, अंडा उत्पन्न करती है। स्वान जो है वो भी अंडा उत्पन्न करता है और मगरमच्छ भी जो है वो अंड प्रजक है। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी, यानी मुर्गी, सांड और इसके बाद मगरमच्छ, ये तीनों जो है वो अंड प्रजक हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये भली भांति जो है वो प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। द्विगुणित है। द्विगुणित क्या है? अंड है, पराग है या युग्मनज है या ए और बी दोनों है। द्विगुणित क्या है? तो द्विगुणित जो है वह युग्मनज होता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द्विगुणित जो है वह क्या है? युग्मनज है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 जो है वो क्या है? तो प्रश्न संख्या 6 जो है वो आपके समक्ष है कि किस फल में बीज चोल खाया जाता है? किस फल में बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल किसमें खाया जाता है ये बताना है। तो बीज चोल जो है वह मुख्य रूप से लीची में खाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बीज चोल जो है वह किसमें खाया जाता है? लीची में खाया जाता है। नेक्स्ट हम 6 नंबर के बाद बच्चों देखेंगे 7 नंबर प्रश्न कि इको आर आई एंजाइम का स्रोत क्या है? इको आर आई एंजाइम का स्रोत क्या है? क्या बैम एच आई है, ई कोली है, ए और बी दोनों है या हिंद 3 है? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ई कोली। ई कोली जो है वह इको आर आई एंजाइम का स्रोत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम देखेंगे 7 नंबर के बाद 8 नंबर। SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है तो किसके प्रदूषण का सूचक है? तो SO2 जो है वह लाइकेन के प्रदूषण का सूचक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर के बाद हम देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है वह थाइमस से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर के बाद हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है कि शहद का निर्माण कौन करती है? तो शहद का निर्माण जो है वह कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कार्यकर्ता मधुमक्खी जो है वह शहद का क्या करती है? निर्माण करती है। नेक्स्ट 10 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। और 11 नंबर क्वेश्चन है आपके समक्ष कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में जो है वो वीर्य को क्या किया जाता है? हिमीकृत किया जाता है। वीर्य को, स्पर्म को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो वो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर के बाद देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। और 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? कौन सी बीमारी जो है वह मुर्गियों में होती है? हैजा होती है, स्मट होती है या हैजा और स्मट दोनों होती है या रानीखेत?
तो रानीखेत जो बीमारी है वह मुर्गियों में होती है। ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 12 नंबर के बाद 13 नंबर प्रश्न, और 13 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो फ्यूजोजेन जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर है उसका फ्यूजोजेन क्या है? तो पीईजी है, टेग है। क्या है? टेग है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 13 नंबर के बाद 14 नंबर प्रश्न, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है भाई? ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का, ऑन्कोजीन्स का, ए और बी दोनों, या विषाणु का? तो ऑन्कोलॉजी में मुख्य रूप से अगर बच्चे ये देखें कि ऑन्कोलॉजी शब्द है तो तुरंत जो है वो मारेंगे ऑन्कोजीन्स, गलत हो जाएगा। जो शब्द दिया है आप उससे कोरिलेट करके जहां आंसर किएंगे तो वो सारा का सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का है, ऑन्कोजीन्स का है, तो सिंपल सा इसका जवाब होगा कैंसर का। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी जो है वह कैंसर का अध्ययन है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों 15 नंबर प्रश्न, और 15 नंबर प्रश्न है कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो इडली एवं डोसा का आटा जो है वह किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो ईस्ट के प्रयोग से बनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे 16 नंबर प्रश्न, और 16 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि टीआई प्लाज्मिड में जो टीआई प्लाज्मिड होता है वह किस में पाया जाता है? तो टीआई प्लाज्मिड जो होता है वह मुख्य रूप से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस में पाया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस में क्या पाया जाता है? तो टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। 16 नंबर का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से, मक्का से, साइकस से, आखिर किससे जो है वह एगारोज प्राप्त किया जाता है? तो एगारोज मुख्य रूप से समुद्री घास से जो है वह प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, यौन संचारित रोग क्या है? यौन संचारित रोग खसरा है, टीबी है, गोनोरिया है, या टाइफाइड है? तो यौन संचारित जो रोग है वह मुख्य रूप से गोनोरिया है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर प्रश्न कि आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो आनुवांशिक कूट में मुख्य रूप से जो कूट होते हैं, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो मुख्य रूप से इसमें जो कूट होता है वह 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 64। यानी आनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं? तो 64 कूट होते हैं। 19 नंबर के बाद हम देखेंगे बच्चों 20 नंबर प्रश्न की वर्ण अंधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। जो वर्ण अंधता होती है उसमें रोगी नहीं पहचान पाता है। तो किस चीज को नहीं पहचान पाता है? तो लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लाल और हरा रंग जब होता है तो उसको वर्ण अंधता में जो रोगी होता है वो नहीं पहचान पाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के बाद 21 नंबर प्रश्न जो है वो हम देखेंगे, और 21 नंबर जो प्रश्न है वो आपके समक्ष है कि ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया गया था। तो ओपेरॉन मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा, नीरेनबर्ग के द्वारा, जेकब तथा मुनॉड के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा जेकब तथा मुनॉड ने। जेकब तथा मुनॉड वैज्ञानिक ने जो है वो ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया था। ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो जेकब तथा मुनॉड था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 22 नंबर प्रश्न, और 22 नंबर प्रश्न है कि एकीडना है। एकीडना क्या है? योजक कड़ी है, अवशेषी अंग है। एकीडना क्या है? तो एकीडना जो है वह मुख्य रूप से योजक कड़ी है। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब हम देखेंगे 22 नंबर के बाद 23 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो मुख्य रूप से जो कीटभक्षी पौधा है क्या ड्रोसेरा है, नेपथीन्स है, या ए और बी दोनों है, या हाइड्रिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि ड्रोसेरा जो है वह कीटभक्षी पौधा है, साथ ही साथ नेपथीन्स जो है वह भी कीटभक्षी पौधा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जो यहाँ ऑप्शन सी में दिया है, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 23 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 24 नंबर प्रश्न कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोजन के द्वारा होता है, एलएच हार्मोन के द्वारा होता है, एंड्रोजन के द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है वह मूल रूप से किसके द्वारा होता है? तो मूल रूप से एलएच हार्मोन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां प्रश्न, और 25वां प्रश्न है कि मानव रुधिर AB वर्ग में, मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होता है? एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। एंटीबॉडी लिखा गया है लेकिन ये होगा क्या? तो ये होगा एंटीबॉडी। क्या होगा? एंटीबॉडी। क्लियर है? तो ये जो आप देख रहे हो कि मानव रुधिर वर्ग AB है, तो मानव रुधिर वर्ग AB में क्या होता है? तो एंटीबॉडी जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव रुधिर ब्लड ग्रुप जो है, मानव रुधिर ब्लड ग्रुप AB में जो होता है वो एंटीबॉडी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर के बाद हम देखेंगे 26 नंबर प्रश्न, और 26 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि गोल्डन राइस में पाया जाता है, तो गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 26 के बाद 27 नंबर प्रश्न की मेंडल ने प्रस्तावित किया था। मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? तो मेंडल ने सहलग्नता का नियम प्रस्तावित किया था। मेंडल ने जो है वो 10% ऊर्जा के नियम को प्रस्तावित किया था? नहीं, मेंडल ने केवल और केवल आनुवंशिकता के नियम को जो है वो प्रस्तावित किया था, और इसके लिए मटर के पौधों पर प्रयोग भी किया था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर के बाद। अब हम देखेंगे 28 नंबर प्रश्न कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में क्या सहायक होता है? तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मूल रूप से जैविक खाद सहायक होता है, रासायनिक खाद नहीं। कौन सा खाद? जैविक खाद जो है वह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैविक खाद। क्लियर है? अब हम देखेंगे 29 नंबर प्रश्न, और 29 नंबर प्रश्न है कि भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? भ्रूणकोश जो होता है उसकी सेंट्रल कोशिका क्या है? तो भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका द्वितीयक केंद्रक होती है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका जो होती है वह द्वितीयक केंद्रक होती है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 29 नंबर के बाद 30 नंबर प्रश्न कि बीज चोल खाया जाता है, तो बीज चोल किसका खाया जाता है? शरीफा का खाया जाता है, सेब का खाया जाता है, नारंगी का खाया जाता है, या इनमें से सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शरीफा। शरीफा का जो बीज चोल होता है वह खाया जाता है, और शेष जो है उनका बीज चोल नहीं खाया जाता है। अब जो है वो हम देखेंगे 31 नंबर प्रश्न, और 31 नंबर प्रश्न है कि उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी कौन सा है? मुर्गी है, सांप है, या मुर्गी सांप दोनों है, या केचुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केचुआ। केचुआ जो होता है वह उभयलिंगी प्राणी होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 31 के बाद हम देखेंगे 32 नंबर प्रश्न कि निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना किसकी होती है? अंडाणु की, शुक्राणु की, युग्मनज की, या इनमें से सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। युग्मनज की भी जो है वो द्विगुणित संरचना होती है, शुक्राणु की भी जो है वह द्विगुणित संरचना होती है, अंडाणु की भी जो है वह द्विगुणित संरचना होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे 32 के बाद 33 नंबर प्रश्न की मानव रुधिर O वर्ग में, मानव रुधिर O वर्ग में क्या होता है? तो मानव रुधिर O वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। एंटीबॉडी क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 33 नंबर के बाद हम देखेंगे 34 नंबर प्रश्न, और 34 नंबर जो प्रश्न है वो आपके समक्ष है। 34 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। मानव रुधिर में एंटीजन जो है वो अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और 33 नंबर के बाद हम देखेंगे 34 नंबर प्रश्न कि क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है? तो क्लोरेला जो है वह निम्नलिखित में से शैवाल है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्लोरेला जो है वह क्या है? शैवाल है। 34 नंबर के बाद हम देखेंगे 35 नंबर प्रश्न, और 35 नंबर प्रश्न है कि क्राइजीन वॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन वॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो मुख्य रूप से यह कपास को बचाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 36 नंबर प्रश्न, और 36 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का कारक क्या है? तो मूल रूप से अम्लीय वर्षा का जो कारक है वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का कारक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। 36 नंबर के बाद हम देखेंगे 37 नंबर प्रश्न कि लाइकेन सूचक है। तो लाइकेन किसका सूचक है? तो मुख्य रूप से जो लाइकेन है वह SO2 प्रदूषण का सूचक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर के बाद हम देखेंगे 38 नंबर प्रश्न, और 38 नंबर प्रश्न है कि मानव साधारणतया ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है। तो कितने तीव्रता का जो ध्वनि है वह मानव सहन कर सकता है? तो मूल रूप से जो मानव है वह 20 से 30 डेसिबल ध्वनि को ही सहन कर सकता है। 20 से 30 डेसिबल का अगर ध्वनि होगा तो हो सकता है कि उसके कान पर बुरा प्रभाव पड़े, सर दर्द होने लगे। तो मानव साधारणतया ध्वनि तीव्रता कितनी सहन कर सकता है? 20 से 30 डेसिबल ही सहन कर सकता है। नेक्स्ट 38 के बाद जो है वो हम देखेंगे 39 नंबर प्रश्न, और 39 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है
कि निम्न में से किसमें जल परागण होता है? जलकुंभी में होता है, कमल में होता है, हाइड्रिला में होता है, या कमल और हाइड्रिला दोनों में होता है? इसका तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हाइड्रिला। हाइड्रिला में जो परागण होता है वह जल परागण होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 39 नंबर के बाद हम देखेंगे 40 नंबर प्रश्न कि ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे जो होते हैं वो मंद बुद्धि के हो जाते हैं और उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मुख्य रूप से डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? तो डाउन सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 40 के बाद तो 41 नंबर जो प्रश्न है वो आपके समक्ष है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो निम्न में से क्या है? डीएनए टाइपिंग है, डीएनए प्रोफाइलिंग है, या ए और बी जो दोनों ऑप्शन दिया है वो है, या बेस पेयरिंग है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्नलिखित में से क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वह डीएनए टाइपिंग है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे 42 नंबर प्रश्न, और 42 नंबर जो प्रश्न है वो आपके समक्ष है कि निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है? निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है? तो डीएनए अणु में प्यूरिन ए और जी में होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 42 के बाद 43 नंबर कि एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है? एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है? तो यह मूल रूप से T4 लिम्फोसाइट्स को जो है वो नष्ट करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कि गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है, तो किस लिए विख्यात है? हिरण के लिए, सिंह के लिए, चीता के लिए, या पक्षी के लिए? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह सिंह के लिए विख्यात है, तो ऑप्शन बी इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 44 के बाद हम देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, और 45 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजीनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेप्टाइड बंधन। पेप्टाइड बंधन जो है वह न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजीनस बेस के बीच जो है वह रहता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 के बाद हम देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कि कैंसर किस कारण से होता है? जीवाणु द्वारा होता है, ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है, या जीवाणु और ऑन्कोजीन्स दोनों के द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑन्कोजीन्स के द्वारा। कैंसर किसके द्वारा होता है? तो ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है बच्चों। नेक्स्ट 46 के बाद जो है वो हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कि कल्याण सोना किसका किस्म है? कल्याण सोना जो है वह किसका किस्म है? तो कल्याण सोना जो है वह मुख्य रूप से गेहूं की प्रोन्नत किस्म है, यानी गेहूं का सबसे जो है वह उच्चतम कोटि का बीज का जो है वह क्या है? एक किस्म है, तो कल्याण सोना गेहूं की प्रोन्नत किस्म है। 47 के बाद देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, और 48 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके समक्ष है कि निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? स्पाइरुलोना है, क्लोरेला है, सीनेडेस्मस है, या इनमें से सभी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है वह क्या है? तो एकल कोशिका प्रोटीन है। कौन कौन? स्पाइरुलोना है, क्लोरोला है, और क्लोरेला है, और इसके बाद सीनेडेस्मस है, और जो इसमें से सभी ऑप्शन ये दिया हुआ है ये सभी एकल कोशिका प्रोटीन है। नेक्स्ट 48 के बाद हम देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, और 49 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके समक्ष है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? हाँ वो होगा। तो 49 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके समक्ष है कि किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जा सकता है? किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जा सकता है? कायिक भ्रूण से, बहुभ्रूण से, ए बी दोनों ऑप्शन जो है उससे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कायिक भ्रूण से। कायिक भ्रूण से जो है क्या किया जा सकता है? तो कायिक भ्रूण से जो है वह कृत्रिम बीज का निर्माण किया जा सकता है। 49 के बाद बच्चों हम देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन की बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजीनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? तो नाइट्रोजीनस बेस के जो कुल पेयर होते हैं वह होते हैं 5। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? फ्लू है, पोलियो है, एड्स है, या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है वह कौन है? तो विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट 51 के बाद हम देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, और 52 नंबर क्वेश्चन है कि डोडो क्या है? तो डोडो जो है वह मुख्य रूप से एक विलुप्त प्राणी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन कि जीवाणु में पाया जाता है, तो जीवाणु में क्या पाया जाता है? तो जीवाणु में मुख्य रूप से प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। प्लाज्मिड डीएनए जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन,
और 54 नंबर क्वेश्चन है कि द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है। द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक जो अनुपात होता है वह मुख्य रूप से 9:3:1 होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन की सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। तो सूक्ष्म प्रजनन में मूल रूप से जो कराया जाता है वह अलैंगिक प्रजनन कराया जाता है और समान आनुवांशिक गुणों वाले पौधों में ये होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट हम देखेंगे 56 नंबर प्रश्न, और 56 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैलिसस का उपयोग होता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 56 के बाद 57 नंबर प्रश्न कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। 57 का होगा कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो सेब का जो है वह पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 के बाद हम देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन की इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। तो ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वो सार्वभौमिक रक्तदाता होता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 58 के बाद हम देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन की डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए जो होता है वह इनमें से किसका जो है वो आनुवांशिक पदार्थ है। तो बैक्टीरियोफाज का जो है वो क्या है, तो आनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 59 नंबर के बाद 60 नंबर प्रश्न कि एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है। एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है। तो मूल रूप से जो एसिटाबुलेरिया है वो शैवाल की एक किस्म है। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। इनमें से कौन सा जो जंतु है वह उभयलिंगी नहीं है। तो मूल रूप से जो घरेलू मक्खी है वह उभयलिंगी नहीं है। फीता, कृमि, केचुआ, जोंक ये उभयलिंगी है बच्चों, लेकिन घरेलू मक्खी जो है वह उभयलिंगी नहीं है। नेक्स्ट 61 नंबर के बाद हम देखेंगे 62 नंबर प्रश्न कि इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है। अंडाणु, भ्रूणकोश, युग्मनज इनमें से कौन जो है वह द्विगुणित संरचना है। तो युग्मनज जो है वह द्विगुणित संरचना है। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 62 के बाद हम देखेंगे 63 नंबर प्रश्न। वीडियो रोक दो, लाल हो गई बका, ठीक। तो 63 नंबर प्रश्न जो है वो बच्चों आपके समक्ष है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा जो है वो नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है। थाइमिन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 63 के बाद 64 नंबर प्रश्न कि मलेरिया रोग फैलता है। मलेरिया रोग किसकी वजह से फैलता है। तो मुख्य रूप से जो मलेरिया रोग होता है वह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 65 नंबर प्रश्न, और 65 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पौधा जलोद्विविद है। जलोद्विविद पौधा कौन सा है। तो जलोद्विविद पौधा जो है वह कुमुदनी भी है, कमल भी है, सिंघड़ा भी है। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंघाड़ा, कमल, कुमुदनी सभी जो है वह जलोद्विविद पौधा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। और 67 नंबर प्रश्न है कि किस गैर फली पौधों की जड़ पिंड में जैविक खाद विद्यमान होती है। तो जैविक खाद मुख्य रूप से विद्यमान होती है फ्रैंकिया में। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 67 के बाद हम देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन, और 68 नंबर क्वेश्चन है कि एक्रोसोम संभाग है। तो आखिर एक्रोसोम किसका संभाग है। तो एक्रोसोम जो होता है वह मानव शुक्राणु का शीर्षस्थ भाग होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 68 के बाद हम देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन, और 69 नंबर क्वेश्चन है कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया है। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया है। तो अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत लैमार्क ने दिया है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर प्रश्न कि कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग जीवाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा। जीवाणु के द्वारा जो है बच्चों कुष्ठ रोग होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कि शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। शराब उद्योग में मुख्य रूप से जिसका उपयोग किया जाता है वह ईस्ट होता है। ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन की गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। तो गेहूं में मूल रूप से जो परागण होता है
वह वायु के द्वारा होता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है इसके आगे हम देखेंगे 73वां प्रश्न कि क्रमिक विकास में योगदान है। क्रमिक विकास में किसका योगदान है? स्वपरागण का है, पर परागण का है, कायिक प्रवर्धन का है या संकरण का है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पर परागण। पर परागण जो है वह क्रमिक विकास में योगदान देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 के बाद हम देखेंगे 74 नंबर प्रश्न, और 74 नंबर प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मानक जो है वह क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण का मुख्यतः जो मानक है वह 20 से 30 डेसिबल है। यही 20 से 30 डेसिबल जो है वह मानव की जो है वह श्रव्य या सुनने की जो है वह शक्ति है। मानव के सुनने की शक्ति जो है यही है, मानव के सुनने की शक्ति। मानव के सुनने की जो शक्ति है वह कितनी है? तो 20 से 30 डेसिबल है। 74 के बाद देखेंगे 75 नंबर प्रश्न, और 75 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह मुख्य रूप से एक दिशीय होता है। 75 के बाद देखेंगे 76 नंबर प्रश्न, और 76 नंबर प्रश्न है कि डीएनए से mRNA मैसेंजर आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 76 के बाद 77 नंबर प्रश्न कि गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गेंडा अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस राज्य में है? तो असम में है। असम में जो है वह गेंडा अभ्यारण्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 के बाद देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन। 78 के बाद जो है हम देखेंगे, सॉरी ये 77 नंबर क्वेश्चन है, और 77 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है। 77 नंबर क्वेश्चन है। 76 के बाद ये जो है वह 77 नंबर क्वेश्चन है, और 77 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गेंडा अभ्यारण्य जो है वह असम में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन की 1 क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? तो इसका जो अनुपात है वह मुख्य रूप से प्रभाविता दिखाता है, प्रभाविता दर्शाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 के बाद हम देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है? तो जो नर हार्मोन्स होता है उसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से वृषण से होती है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। और नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन कि बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है? बीजांड विकसित होकर के फल बनाता है, फूल बनाता है, बीज बनाता है या बीज पत्र बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि बीजांड विकसित होकर के बीज बनाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर के बाद हम देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में मूल रूप से क्या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, राइबोज या गोल्जी बॉडी क्या है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में मुख्य रूप से जो है वह क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? पत्तियों में, पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन की एनाट्रोपस बीजांड होता है, एनाट्रोपस बीजांड होता है सीधा, उल्टा, टेढ़ा या इनमें से कोई नहीं? तो मुख्य रूप से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्टा। एनाट्रोपस जो है वह मुख्य रूप से कैसा होता है? उल्टा होता है। 82 नंबर के बाद हम देखेंगे 83 नंबर प्रश्न की टिड्डा क्या है? उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि टिड्डा जो है वह प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन, और 84 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या है ऊर्जा का मुख्य स्रोत? हरे पौधे, सूर्य, वायु या सभी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्य। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह सूर्य है। नेक्स्ट 84 के बाद हम देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन की भ्रूणकोश में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? भ्रूणकोश में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? भ्रूणकोश में मुख्यतः 3n जो है वह क्रोमोजोम्स होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। और नेक्स्ट हम देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं तो कैसे होते हैं? क्या आकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, या बी और सी छोटे और रंगहीन होते हैं, या टाइफाइड होते हैं? तो वायु परागित पुष्प सामान्यतः जो होते हैं वह टाइफाइड होते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 के बाद हम देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन कि विंडल जांच से किसका पता चलता है? अगर विंडल जांच की जाती है तो किसका पता चलता है? तो टाइफाइड का पता चलता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका पता चलता है? टाइफाइड का पता चलता है। नेक्स्ट 87 के बाद हम देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए मशहूर है?
तो बाघ के लिए जो है वह मशहूर है। और कई लोग क्या सोचेंगे कि कान्हा है यानी कृष्ण कन्हैया, तो जो मोर है उसके लिए होगा, यानी पक्षी के लिए मार देंगे पक्षी ऑप्शन में सही, तो ये गलत हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए जो है वह प्रमुख है, मशहूर है। 88 के बाद जो है वो हम देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन, और 89 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि प्रतिकोडोन पाए जाते हैं टीआरएनए में। किसमें पाए जाते हैं? टीआरएनए में। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 89 के बाद हम देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फेनोटाइपिक अनुपात होता है। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फेनोटाइपिक अनुपात होता है, तो किसमें होता है? तो मूल रूप से 9:3:1 होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 91 नंबर प्रश्न, और 91 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? निषेचन को रोकता है, आरोपण को रोकता है, अंडोत्सर्ग या वीर्य पतन को रोकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा निषेचन को रोकता है। कॉपर टी किसको रोकता है? निषेचन को रोकता है। 91 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 92 नंबर प्रश्न की कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। तो कानों पर बाल की बहुलता, कान पर किसी किसी के जो है वह बाल आ जाता है, तो कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो मुख्य रूप से एक्स क्रोमोसोम पर जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके आगे 93 नंबर प्रश्न, और 93 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? पारिस्थितिक तंत्र शब्द का जो श्रेय है वह मुख्य रूप से टॉन्सली को दिया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 93 के बाद हम देखेंगे बच्चों 94 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्येक पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्येक पादप कोशिका में पूर्ण रूप से पौधा बनेगा, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को मुख्य रूप से क्या कहते हैं? तो सोमा क्लोनल कहते हैं। ऑप्शन सोमा क्लोनल इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है वह कहा जाता है टोटीपोटेंसी। क्या कहा जाता है? टोटीपोटेंसी। ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 94 नंबर के बाद हम देखेंगे 95 नंबर प्रश्न, और 95 नंबर प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका? तो न्यूक्लियोटाइड का। किसका है? न्यूक्लियोटाइड का। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर के बाद हम देखेंगे 96 नंबर प्रश्न कि एलिफेंटेसिस का कारक है। एलिफेंटेसिस का कारक क्या है? एस्किरस है, टीनिया है, बुचेरिया है, या एंट अमीबा है। तो एलिफेंटेसिस का जो मुख्य कारक है वह मुख्य कारक बूचेरेरिया है। बूचेरेरिया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 96 के बाद 97 नंबर प्रश्न की बायोगैस में होता है, तो बायोगैस में मुख्य रूप से जो है वो मीथेन गैस होता है। CH4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोगैस में CH4 होता है बच्चों। नेक्स्ट 97 के बाद हम देखेंगे 98 नंबर प्रश्न कि पीसीआर से जांच होती है। तो पीसीआर से किसकी जांच होती है? तो मुख्य रूप से पीसीआर से HIV की जांच होती है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, इसको याद कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 98 के बाद देखेंगे 99 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन उभय लिंगाश्रयी पादप नहीं है? तो उभय लिंगाश्रयी पादप जो है वह पपीता नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब रहा इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। और इस तरीके से हमने जो है वो इस वीडियो में 100 प्रश्नों को जो है वो कंप्लीटली जो है वो शूट किया। और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और इस स्नेह के लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरीके से आप हमसे इसी तरह के कंटेंट को पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं, यूट्यूब परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, और बाकायदा इस तरह के ये जो वीडियो शूट हुए हैं, ऐसे वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से जो है वो हमारे टेलीग्राम परिवार का भी हिस्सा बन सकते हैं। वहां पर आपको इस वीडियो का जो है वो PDF भी मिल जाएगा, वो भी आंसर सहित। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आप खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। और अगर मन लगा करके अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं तो बार बार कह रहे हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं। ये वो वक्त है जब आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। ये वो वक्त है जब आप अपने भविष्य को बनाने के लिए अभी 12वीं की इस परीक्षा में जब अपने आप को साबित कीजिएगा, अच्छे प्राप्तांक जो है वह लाइएगा, तो आपके आगे के अनेकों राह जो है वह खुल जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि अपना भविष्य बनाने के लिए और अपने माँ बाप का सर जो है वो गर्व से ऊंचा रखने के लिए आप अपना सर झुका करके दिन रात पढ़ रहे होंगे। और यही मेरी ख्वाहिश है कि आप मन लगा करके पढ़ें और अपना खूब नाम रोशन करें। और अब की बार 88% पार टारगेट है, 88% से ज्यादा ही मार्क्स चाहिए।
तभी रिकॉर्ड टूटेगा। और बार बार कहते हैं रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए, और आप कर सकते हैं, मुझे ये पूरा विश्वास है। मेरे खास करके जो बच्चियां हैं उन पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये 88% का रिकॉर्ड वो लोग खुद तोड़ेंगी और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी। इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।